हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। एक बड़ी डेवलपमेंट यूरोप से आ रही है। रशिया ने कहा है कि अब कोई भी गैस यूरोप के किसी भी कंट्री को 1 जनवरी 2025 से नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिकॉज अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बावजूद, जब आज यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे यूरोप के कंट्रीज हैं जो अभी भी रशिया के नेचुरल गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अब कोई भी रशियन गैस यूरोप के किसी भी कंट्री को 1 जनवरी 2025 से नहीं जाएगा। तो ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है बिकॉज इस समय यूरोप इज सफरिंग फ्रॉम इंटेंस विंटर। ये पूरा ठंड का मौसम है इस समय। और अभी अगर रशिया इस तरीके का कदम उठाता है तो ये बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को बढ़ाने में एक और कंट्री अब रशिया के साथ आ चुका है, वो है कतर। कतर ने कहा है कि वो भी अब नेचुरल गैस के सप्लाई को रोकने जा रहा है यूरोप के लिए। सो यूरोप के सामने ये जो एक एनर्जी क्राइसिस है, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था, अब ये एनर्जी क्राइसिस और बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब यूरोप इसको कैसे मैनेज करता है ये तो समय बताएगा, बट आखिरकार ये मसला क्या है, समझिए हुआ क्या है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पाइपलाइन से जितने भी रशियन गैस जो यूरोप जाते थे, उन सभी गैस को अब रोक दिया जाएगा। ये कब रोका जाएगा? 1 जनवरी 2025 में। क्यों? बिकॉज इस दिन एक एग्रीमेंट जो यूरोप यूनियन ने रशिया के साथ साइन किया था वो खत्म होने वाला है। और अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में था क्या, ये हम लोग बात करेंगे। बट जेलेंस्की ने एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज को एक झटका दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब कोई भी यूक्रेन के गैस पाइपलाइन से रशिया का गैस जो इस समय यूरोप जा रहा था, अब वो 1 जनवरी 2025 से नहीं जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में पुतिन ने कहा कि नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो एनर्जी एजेंसी है गैसप्रॉम, वो सरवाइव कर सकती है, हमें यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री को बेचने का कोई भी मजबूरी नहीं है। तो यूक्रेन ने एक तरीके से ये कदम उठाया है कि अब ये गैस पाइपलाइंस को नहीं यूज करने देगा। तो रशिया ने भी इक्वली टिट फॉर टैट कहा है कि हमें जरूरत भी नहीं है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को भेजने का। अब ये पूरा मसला क्या है इसको डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30 एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। अन अकेडमी आईएएस के करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और बिहार के राजधानी पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स की डिटेल और बैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल आता है कि इस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या इस समय यूरोप रशिया की एनर्जी को परचेस करता है? बिकॉज हमने तो सुना था कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज हैं वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे और वहां से अपने एनर्जी इंपोर्ट को जीरो कट डाउन कर दिए थे, क्योंकि यही कंट्री थे जो इंडिया को लेक्चर दे रहे थे कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हो बाय परचेजिंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया। तो आखिरकार यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी क्या रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं? तो अगर आप डेटा देखेंगे तो 2021 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय 40% जो नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन को चाहिए था वो रशिया से आता है। लेकिन आज अगर बात करें तो वो 10% से भी कम हो गया है। अब ये जो एनर्जी इस समय यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज खरीद रहे रशिया से, ये मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसी की वजह से आज बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन ईयू मेंबर्स ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकल रीजन से रशिया के साथ एनर्जी परचेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए एस जयशंकर से पूछा गया था कि आप क्या रशियन ऑयल को खरीदना बंद करोगे, तो उन्होंने कहा था कि इस समय यूरोप जो है वो इंडिया से 6 गुना ज्यादा एनर्जी को परचेस करता है, इसलिए यूरोप के पास कोई भी लोकल स्टैंड ही नहीं है कि वो इंडिया को इस तरीके से क्रिटिसाइज करे। अब
कैसे रशिया का एनर्जी यूरोप में जाता है, तो इसके प्राइमरली दो रूट हैं। एक तो सी रूट है जिसको हम नॉर्थ स्ट्रीम कहते हैं, ये बाल्टिक सी में थ्रू जाता है। लेकिन जो दूसरा रूट है आज उसके ऊपर डेवलपमेंट आया, बिकॉज नॉर्थ स्ट्रीम तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। लेकिन जो दूसरा रूट है जहां से रशिया का एनर्जी यूरोप में जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो दूसरा रूट है इसकी शुरुआत हुई थी 2019 के एग्रीमेंट में। 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था रशिया और सेंट्रल ईयू कंट्रीज के बीच में कि सेंट्रल ईयू कंट्रीज को रशिया जो है वो नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। ये नेचुरल गैस कैसे जाएंगे उन कंट्रीज के पास, तो ये यूज करेंगे यूक्रेन के जो पाइपलाइंस है। तो जितने भी यूक्रेन के नेचुरल गैस के पाइपलाइंस हैं उसके थ्रू रशिया अपने नेचुरल गैस इन सेंट्रल ईयू कंट्रीज को भेजेगा। ये एग्रीमेंट 2019 में आया था, 5 साल के लिए वैलिड था, तो ये 2024 में एक्सपायर करने जा रहा है। अब यूक्रेन ने कहा है कि हम नेचुरल गैस जो रशिया से आ रहा है उसको यूज नहीं करने देंगे, और रशिया ने भी कहा है कि हम खुद नहीं अब सेंट्रल ईयू कंट्रीज को भेजने जा रहे हैं। ऑलरेडी रशिया ने 2022 में जर्मनी और पोलैंड को ब्लॉक कर दिया था, कहा था कि इनको हम कोई भी नेचुरल गैस को नहीं भेजेंगे। ये देख सकते हैं 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था इसके अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन के गैस पाइपलाइंस को यूज करके सेंट्रल ईयू कंट्री सच एज हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, इन कंट्रीज को यहां से वो नेचुरल गैस को सप्लाई कर रहा है। इस समय अगर बात करें तो जर्मनी को तो उन्होंने बंद ही कर दिया है, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये 3 कंट्रीज अभी भी इस एग्रीमेंट के अंदर रशिया से नेचुरल गैस को परचेज कर रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि आपकी वजह से हमारी परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि आप हमसे नेचुरल गैस खरीदें, आप क्यों रशिया से खरीद रहे हैं, हमारे से नेचुरल गैस थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट आप ये भी सोचिए कि अगर आप रशिया के नेचुरल गैस को खरीद रहे हैं तो उससे कितने इनोसेंट लोग को मारा जा रहा है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज, जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फीको और हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बान, उन्होंने कहा है कि हम रशिया के साथ डायरेक्टली बातचीत करेंगे और हम किसी तरीके से कोई ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे कि यूक्रेन के गैस पाइपलाइन को यूज किए बिना इन कंट्रीज को डायरेक्टली रशिया से गैस का सप्लाई मिल सकता है। अब प्रॉब्लम क्यों यूरोपियन यूनियन के लिए बढ़ रहा है, बिकॉज कतर ने भी एक तरीके से धमकी दे दिया है रशिया को, रशिया के साथ मिलकर कि अब वो यूरोपियन यूनियन को नहीं भेजेंगे एनर्जी। अब ये मामला है क्या, कतर ने कहा है कि अब हम जो गैस एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को करते हैं अब उसको हम बंद करने जा रहे हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन है उसने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव लाया है। अब ये जो डायरेक्टिव है इसके अंदर अगर कोई भी कंपनी उसकी जो मैनेजमेंट है अगर ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को कंपेंसेट नहीं करती है, उसको फॉलो नहीं करती है जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस कंपनी का जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसके ऊपर 5% का फाइन लगाया जाएगा। तो एज सच यूरोपियन यूनियन का कहना है कि कतर जो है वो इस डायरेक्टिव का पालन नहीं करता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कतर ने रिटेलिएट किया है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आप ये फाइन लगाइएगा तो हम आप पे गैस एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आपको पता है कि सेम प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से डुअल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज कतर रशिया के साथ इस पूरे चीज में खड़ा है। अब सवाल यही है कि कैसे यूरोप आने वाले ठंड के मौसम को झेल सकता है, बिकॉज इस साल लानीना की वजह से ठंड जो है यूरोप में बढ़ने जा रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप के जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज हैं वो अब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और क्राइसिस जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बातचीत किया कि फिनलैंड ने रिसेंटली रशिया के एक वेसल को कैप्चर कर लिया है, बिकॉज फिनलैंड का कहना है कि रशिया का ये जो वेसल है उसने बाल्टिक सी के बहुत सारे अंडर सी पावर केबल्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से बाल्टिक सी में भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि फिनलैंड इस साल नाटो ज्वाइन किया है तो रशिया ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है फिनलैंड को लेके, और अब फिनलैंड ने रशिया के वेसल को कैप्चर कर लिया जिसकी वजह से फिनलैंड कुड आल्सो बी द नेक्स्ट यूक्रेन इफ दिस वॉर एक्सटेंड्स। अब इसके अलावा यूरोप आज रियली बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा
गया है। पहला क्राइसिस तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप देखिए फ्रांस में क्या हुआ, पार्लियामेंट कोलैप्स हो चुका है, जर्मनी में सरकार गिर चुकी है, इटली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक रिसेशन आपको पता है कि ब्रिटेन में 0% का स्लो डाउन हुआ है और जर्मनी में भी एक तरीके से स्टैग्नेट हो चुका है। कोहेजन जो यूरोपियन यूनियन एक समय में एक मिल के काम करता था, आज यूरोपियन यूनियन बढ़ चुका है, वो चाहे नॉर्थ वर्सेस साउथ हो, वो चाहे ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूरोपियन यूनियन पे एग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन टैरिफ की धमकी दी थी और कहा था कि आपको डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना है। सो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर यूरोपियन यूनियन को एक ऑब्वियसली प्रेशर झेलना पड़ेगा। और पांचवा जो एक बहुत बड़ा रीजन है यूरोप का कोलैप्स होने का, वो है फार राइट पार्टीज। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी जैसी कंट्री एक जमाने में हिटलर के नेतृत्व में थी और उसका नतीजा इसीलिए था बिकॉज फार राइट पार्टीज का एग्जिस्टेंस था। आज वापस से यही फार राइट पार्टीज यूरोप के पॉलिटिक्स के इंग्रेन कर चुके हैं। सो आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे उनके कंट्रीज जो हैं दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम पॉली क्राइसिस। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब रशिया और कतर की तरफ से एक एनर्जी ब्लॉकेट जो आते हुए नजर आ रहा है, इसको कैसे यूरोपियन यूनियन झेलता है ये तो समय बताएगा। आपके हिसाब से क्या व्यूज हैं, आप जरूर लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।